Assalamu alaikum. With the name of Allah, of the most beneficial and the most merciful. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mavra Chaudhary, and it's my pleasure to host this event and welcome you all. Firstly, I would like to tell you the motive of Health and Nutrition. Health and Nutrition is a non-profit organization founded by Arij Ataria. The goals behind this foundation creation are to spread knowledge to all over the world, to build confidence in the young generation, to overcome the fear of speaking. Basically, HSN is going to arrange multiple webinars related to food and nutrition and their impacts on human life. Our mission is to promote good health because good health and good science are two life greatest blessings. Welcome you all in our today's session on the topic of breast cancer with our honorable guest speaker Dr. Atif Bilal. He did his MBBS, MCPS Family Medicine, MPS in Cardiology, Heart Failure, Chief Lecturer at the Physio College of Rehabilitation Sciences, Multan. Clinical practice and diet recommendation to patients. Okay, Assalamualaikum to all of you. This is Dr. Atif Bilal. I have been there for you for a very noble section of the topic that is the breast cancer. तो हमारे पास यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारी फीमेल्स और जौन से हैं ब्रेस्ट कैंसर से मरती हैं और अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर जब डायग्नोज होता है तो एट द टाइम जौन सा है वो स्टेज 3rd और 2nd या 4th में पहुंच जाता है. So when I have been Nishtar, I haven't seen many patients there. So as being a doctor, as being a nutritionist, तो मेरी यही कोशिश होती है कि एवरी फीमेल और जिसको मैं अपने क्लिनिक पे भी चेक करूं या फिर कहीं और देखूं तो उससे डाइट रिलेशन चेंज जरूर बताऊं कि ताकि they should be aware of that hazards that cause the breast cancer. Especially Asians, we are very prone to the breast cancer. Or so I have also my YouTube channel. So I have also uploaded that breast cancer video. So I'm going to play from it. If the time left, अगर कुछ और हुआ तो बताने के तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक मैंने बहुत ही जौन सा है it's a very short type of clip so that you can understand it better. और थोड़ी सी मेडिकल टर्म्स होंगी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट आप लोग मुझसे बाद में क्वेश्चन आंसर्स और सेशंस में आसानी से पूछ सकते हैं. सो लेट्स यस. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो ऐसी खवातीन जिनको पीसीओएस है यानी कि या पॉलीमोनेरिया की पेशेंट हैं या एमिनोरिया की हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कितने चांसेस हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? यानी कि पीसीओएस की जो पेशेंट है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्या चांसेस होंगे उसके? इमरान, जो पीसीओएस है वो तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं. तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में जो ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बच जाते हैं जिसकी वजह से एनओवुलेशन साइकिल हो जाता है. एनओवुलेशन साइकिल आप लोगों को समझाने के टर्म में ये है कि उसमें मेंसेस वगैरह बिल्कुल ही इरेगुलर हो जाते हैं. तो उनमें मसला ये है कि जाहिर बात है जब मेंसेस इरेगुलर होंगे 3-4 महीने से, तो फीमेल्स के जब हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे होंगे और एक नॉर्मल साइकिल नहीं चल रहा होगा, देन शी विल गो फॉर द डॉक्टर. और अगर वो उसके जॉन से है और डॉक्टर के पास जाएगा, वो जाहिर बात है जो दवाइयां लिखेगा वो यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की होंगी. तो इस दौरान में अगर वो बहुत ज्यादा लेगी तो मसलन 1-2 दिन या 1 महीने से कुछ नहीं होता, 2 महीने से भी कुछ नहीं होता, 3 मंथ से भी कुछ नहीं होता. इफ शी हैज टेकन फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द लास्ट एंड द 6 मंथ or for more than 1 year and her problem is not resolved, then there is a chance of the breast cancer. The second question is that if she has a जौन सा है मेंसेस जौन सा है जिसे पॉलीमेनोरिया कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा मेंसेस आए 1 महीने या 2 महीने के अंदर, ऑफ कोर्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा. और जो 3 साइकिल एक साइकिल के अंदर 3 फेजेस होती हैं, ल्यूटियल फेज होती है, एक ओवुलेटरी फेज होती है. तो इन साइकिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हर दफा ब्रेस्ट पर असर पड़ेगा. और अगर उसके अंदर एक ब्रेस्ट कैंसर होता है जो से एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, अगर उसके अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, तो देन शी हैव द चांस ऑफ द गेटिंग द ब्रेस्ट कैंसर. अगर नहीं भी है तो देन भी शी हैव. लेकिन अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं तो फिर उसको ज्यादा है, अगर नहीं है तो तब लेस चांस है.
सर अगर हाई एलएच लेवल हो जाता है, ठीक है, विमेन का, और जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन लेवल है वो हाई होता है, यानी कि जो एंड्रोजन लेवल है एलएच की वजह से हाई होता है, और जिसकी वजह से वहां पे वो जाके फैट सेल्स के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन के अंदर। तो मैं मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या हाई एलएच लेवल भी एस्ट्रोजन जो हाई करता है जाके सेल्स के अंदर, तो क्या वो इसका जो जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं? एस्ट्रोजन लेवल, जो एस्ट्रोजन है वो ऑफ कोर्स बाकी हार्मोन्स को आगे पीछे तो करता है, लेकिन हर हार्मोन का एक अलग रोल है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिस हार्मोन का आपने नाम लिया जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका इतना ब्रेस्ट कैंसर में रोल नहीं है। द मेन हार्मोन विच आर डीलिंग विद द ब्रेस्ट कैंसर, उसमें प्रोलैक्टिन है, और यही कहा जाता है प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। दीज हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट टिश्यू। हमने सिर्फ पूरी बॉडी पे नहीं, हमने तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्यादा कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स में कौन सा ज्यादा करता है। और हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में अगर फैटी बॉडी होगी बहुत ज्यादा, तो ऑफ कोर्स जो फैट है वो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू मेक द एस्ट्रोजन। तो हमारे अल्लाह ताला ने किडनी में, आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं। तो हमारे किडनी में जो किडनी की दो लेयर्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एफएससी में। एक मेडुला होता है, कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स की आगे 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें ग्रैनुलोजा होता है, फैसिकुलोटा होता है, रेटिकुलोजा। चलो ये आप लोग को इतना ज्यादा, लेकिन ज्यादा अहम ये चीज है कि इन्हीं से ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जो मेडुला है उससे और चीज सिक्रीट होते हैं, लेकिन इनसे ही ये जो सारे हार्मोन, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन मेल के, ये यहीं से डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं। बाकी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन है, दैट डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो प्रोलैक्टिन का तो है रोल, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग और इनका इतना रोल नहीं है। हाँ, मेंसेस में रोल होगा, आगे पीछे डिस्टर्बेंस है, बट दे हैव नो रोल इन द ब्रेस्ट कैंसर। और दूसरा, एक आप लोग को एक और बात बताऊं कि वाई लैक्टेशन पे मैंने नेक्स्ट वाला लेक्चर इनको यही कहा था, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पे एक करवाया, ताकि आप लोग को जनरल नॉलेज और ज्यादा दिया जाए। तो जो वुमेन्स अपनी आफ्टर द चाइल्ड बीइंग ऑफ एज, द पोस्ट जो पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेज होती है, उसमें अगर वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो जो प्रोलैक्टिन है, जो प्रोलैक्टिन का एक किस्म का पॉजिटिव इफेक्ट होता है उस पर, और जो प्रोलैक्टिन है दैट हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन। सो प्रोलैक्टिन इज आल्सो जो है सिमिलर लाइक टॉक्साइटोसिन। तो अगर प्रोलैक्टिन वगैरह सही तरीके से एक्शन नहीं होगा, तो तब भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर फीमेल अच्छे तरीके से जौन सा है मिल्क पिलाएगी, तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी सही रहेगा। एक और बात है जो बहुत अहम है आप लोगों के जानने के लिए, वो ये है कि बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स आजकल रात को जागना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा लेट नाइट तक जागते नहीं है, स्पेशली फीमेल्स। तो मैं आप लोग को एक और बात बताऊं कि जो हमारा एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन है वो पाइनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। जो पाइनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। तो मेलाटोनिन का लेवल 6 बजे शाम से स्टार्ट होता है, और तकरीबन जब तक आपको फुल नींद नहीं आती, आपको फुल नींद आती भी तभी है जब उसका लेवल बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, ठीक है। तो जब मेलाटोनिन लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इन द केस अगर आप रात को जागते हैं, और मेलाटोनिन का सिर्फ ये काम नहीं है स्लीप इंडक्शन, ये आपके फैट सेल को मोबिलाइज करके उन फैट सेल को इस्तेमाल में लेकर आता है, ताकि और आपके पूरी रात आपको तकदीरी अमल इट्स अ ग्रेट वर्क फॉर अदर सेल्स के उधर सेल्स के अंदर जौन सा है ट्रांसफर करता है, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे और सुबह हम हो तो बिल्कुल ही जौन से ताजे हो। तो बात यह है कि जो अगर तो मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो फिर इट हैज अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट कैंसर आल्सो। तो जो फीमेल रात तक जागती हैं, तो उनका मेलाटोनिन लेवल जौन सा है वो मेलाटोनिन सिक्रीट ही नहीं होता। जब मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होगा, तो बहुत सारे साइकिल्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द स्लीप साइकिल्स। तो फिर जौन सा है दे हैव द चांस ऑफ गेटिंग द ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में अब जो लेटेस्ट जो मैं अब आपको, एक तो आपको एस्ट्रोजन हो गया, एक प्रोजेस्टेरोन हो गया, एक मेलाटोनिन हो गया, and the third one is insulin. Insulin is also very important.
तो अगर इंसुलिन सही तरीके से नहीं होगी, क्योंकि इंसुलिन शिफ्ट करता है सारी चीजों को, ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है इनटू द सेल। अगर ग्लूकोज ही ट्रांसफर नहीं होगा सेल में, तो जाहिर बात है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन जमा होना शुरू हो जाएगा, फैट बनाएगा, मुख्तलिफ चीजें बनाएगा, ओबेसिटी होगी। तो फिर ओबेसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा फैट सेल्स होंगे, दे हैव द चांस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। शुड आई स्टार्ट रिमेनिंग वीडियो? हम लोग ब्रेस्ट कैंसर पे थे, तो ये देखें, ये सेल्स हैं, ये 1 से 2 में डिवाइड हुए हैं। यही में अर्ली मेनार्च और ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल का यही इफेक्ट होता है कि आप देखें आगे 6-7 सेल्स तो सही हो रहे हैं, लेकिन एक सेल जेनेटिक म्यूटेटेड हो गया ड्यू टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अर्ली मेनार्च एज एंड द लेट एज मेनोपॉज। अगर एक फीमेल को मेनोपॉज जो 40 से स्टार्ट होना था, तो वो लेट स्टार्ट होगा, तो तब भी ये मसाइल पैदा होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दिया, मेडिकेशन है एस्ट्रोजन जो इंक्रीज रिस्क करते हैं, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स है, आयोनाइजेशन, रेडिएशन है। अगर आप कुछ लोग होते हैं उन्हें एक्सरे करवाने का बहुत बहुत शौक होता है, अगर एक मंथ में आप बहुत ज्यादा एक्सरे वगैरह या सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन में भी रेडिएशन होती है, एक्सरे में भी रेडिएशन होती हैं, तो ये ज्यादा जो है आयोनाइजेशन रेडिएशन है, और जितनी भी आयोनाइजेशन रेडिएशन है वो आपके सेल का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगी, उसके डीएनए को चेंज कर देंगी। ठीक है, तो आई होप के यू गेट अंडरस्टैंड इट। जो डिक्रीज रिस्क है उनमें यही है, अर्ली प्रेगनेंसी हो जाए। एक फीमेल के लिए अर्ली प्रेगनेंसी होना बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी वो प्रेगनेंसी करेगी उतना चांस ज्यादा होगा ब्रेस्ट कैंसर का, जितनी ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी उतना चांस ज्यादा होगा, उतना चांस से होगा कि शी डोंट हैव ना ब्रेस्ट। तो ये मैं आपको उसमें भी बता रहा था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जिसमें BRCA1 और BRCA2 होते हैं, और TP53। ये TP53 इनका काम ये है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर हर चीज का एक निजाम डाला हुआ है। इनका निजाम ये है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, कोई और भी सेल हो उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को रोकना। ठीक है, इनका ये काम है कि ये जौन से है डिवीजन को अनकंट्रोल नहीं होने देते, स्लो करते हैं सेल डिवीजन्स को, ताकि ज्यादा मसाइल आगे ना पैदा हो। तो बाज ब्रेस्ट कैंसर तो वैसे ही सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से ही सही हो जाते हैं। तो इसके अलावा जौन से है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस वही इनहेरिटेड जो एक फीमेल ने किया था, फीमेलियर ब्रेस्ट कैंसर भी होता है अगर आपकी फैमिली में हो। और इसके अलावा सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, आपको ओवरियन कैंसर भी हो सकता है ओवरीज का। इसके अलावा जो ह्यूमन एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स हैं, ये भी ब्रेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो ये भी ग्रोथ सेल्स को प्रमोट करते हैं। मेल्स में जौन से है इनहेरिटेड म्यूटेशंस हो जाए BRCA1 और BRCA2 की, जो कि मेल्स में भी होते हैं, तो तब भी देयर इज अ चांस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। एक दफा म्यूटेशन हो गई, एक सेल की भी हो गई, तो वो आगे एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन शुरू कर देगा और फिर वो एक ट्यूमर में बदल जाएगा, कैंसर में। ठीक है, कैंसर जो कि विद इन लोकलाइज इन द सिटू, या तो वो अपने डक्ट के अंदर होगा या फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी बाहर वाली लेयर के अंदर होगा। तो दो किस्म के कैंसर्स हैं, एक डक्टल सेल कार्सिनोमा है। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है, ये ट्यूमर सेल जोन से है जो वॉल्स होती है ना डक्ट्स की, इसके अंदर से ग्रो करता है। ठीक है, अगर ये बाहर आ जाए तो इसे कहते हैं इन्वेसिव डक्टल सेल। इन्वेसिव ये होता है जैसे बहुत ही जोश और खोज से। तो कैंसर सेल्स जाहिर बात है, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, निप्पल से अगर एबनॉर्मल सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो इसे पैगेट डिजीज भी कहते हैं। तो इससे असल में होता ये है कि इससे एक मोबिलिटी फैक्टर रिलीज होता है जो कि ब्रेक करता है स्किन को, क्योंकि ये सेल्स तो पहले ही जो से अंदर एक कैंसर सेल फर्स्ट किया बना हुआ है, अब वो ट्राई टू ब्रेक द एपिथेलियम, जो बाहर वाली एपिथेलियम को ब्रेक करेगा, बाहर आएगा और फिर एबनॉर्मल मिल्क की सिक्रीशन स्टार्ट कर देगा। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन, दैट मे बी द अर्ली साइन। इन्फ्लेमेशन का ये मतलब है कि उस जगह पे सोजिश बाज दफा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जब कैंसर ज्यादा बढ़ेगा तब सोजिश ऑफ कोर्स होगी। उसके आगे पीछे जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जो टिश्यू पड़ा है पीछे, जो सा एक कुशन अल्लाह ताला ने जो फैट रखा हुआ है, तो उसमें भी जो है सोजिश होना शुरू हो जाएगी और वहां लंप और आपको ठीक ठाक स्वेलिंग दिखाई देगी। जो लोबुलर कार्सिनोमा है ये इतना खतरनाक नहीं होता, शायद आप लोग पहली दफा सुन रहे होंगे,
डक्टल दो ही मेन किस्में हैं, अगर आप लोग को मेनली पता होने चाहिए, एक डक्टल सेल कार्सिनोमा, एक लोबुलर कार्सिनोमा। जो डक्टल सेल है वो इन्वेसिव है, वो आगे पीछे जो सा है बाकी स्ट्रक्चर, लेकिन जो लोबुलर कार्सिनोमा ये लोब के अंदर ही रहता है और एल्वोलाई को एनलार्ज कर देता है, ठीक है। तो ये दूसरी जगह यानी दूसरे स्ट्रक्चर्स पे ये इन्वेड नहीं करता, ठीक है। तो इस अगर ये कैंसर आ जाए तो हम लोग थोड़ा बहुत वो होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। इलाज तो इसका भी वैसे ही करना है जैसे बाकी कैंसर्स का करना है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ये भी बताया कि हार्मोन्स रिसेप्टर्स होते हैं जो जिसमें स्पेशली एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। तो अब साइंसदानों या पूरी दुनिया ने जब हार्मोन्स हुए, क्योंकि कुछ में तो रिसेप्टर्स होते हैं ये एस्ट्रोजन, कुछ में ईआर पॉजिटिव होते हैं, कुछ में ईआर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और जिनमें ईआर नेगेटिव होंगे और उनमें और वजह होती है कैंसर की, जिनमें ईआर पॉजिटिव होंगे उनमें मेनली एस्ट्रोजन, दोनों में होता तो एस्ट्रोजन है, लेकिन जिसमें ईआर पॉजिटिव होगा उसमें एस्ट्रोजन बहुत ही ज्यादा जल्दी ब्रेस्ट कैंसर कराएगा, ठीक है। जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है वो भी इसमें रोल करता है। तीसरा एस्ट्रोजन नेगेटिव वाले होते हैं वो भी इसी टर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अबाउट द कॉम्प्लिकेशन व्हिच कॉज द ट्यूमर। ट्यूमर में एक लोकल इन्फ्लेमेशन, इंक्लोबोशन का मतलब है सोजिश होना, सोजिश। तो आपको पता है कि जो हमारी जो चेस्ट वॉल है, जो जहां ये मेमोरी ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू लगे हुए होते हैं, वो एक लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट के जरिए चेस्ट वॉल के साथ अटैच होते हैं। अगर फर्स्ट किया यहाँ लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके बाद हो जाती है धागे बन जाते हैं, फाइब्रोसिस। ये एक इन्फ्लेमेशन का अमल है हमारी बॉडी में, और उसके बाद वो स्किन भी ढीली ढाली हो जाती है। तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में या जरा से आगे पहुंच चुके होते हैं तो उनकी स्किन में भी रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो स्किन होती है ओवर द ब्रेस्ट टिश्यू वो काफी ढीली ढाली हो जाती है। तो जाहिर बात है नियर पार्ट टिश्यू और पेक्टोरस मसल्स पे भी इंटेक करते हैं। और जो मैंने शुरू में जैसे बताया, दे आल्सो इन्वेड द लिम्फेटिक वेसल्स। और अगर ये लिम्फेटिक वेसल्स और हमारे जो सी है, जो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो ड्रेन करती है हमारे आर्म पिट के अंदर, जहां डॉक्टर लगाते हैं फॉर थर्मोमीटर, थर्मोमीटर लगाते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, वहां मेन नोड्स पड़े होते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाए तो डॉक्टर्स को वो नोड्स भी काटने पड़ते हैं साथ में, क्योंकि वो नोड्स मेन जरिया होते हैं पूरी बॉडी में फैलाने का ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो स्वेलिंग कर देंगे लिम्फ नोड्स की, और लिम्फ भी वहां एक्यूमुलेट हो जाएगा। और इसके अलावा स्किन जो सी वो थिक हो जाएगी, डिम्पल्ड हो जाएगी, और एक पील ऑरेंज, जैसे एक छिला हुआ ऑरेंज नहीं होता, बिल्कुल वैसे रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड, अब जो मेन कैंसर है जो स्प्रेड हो सकते हैं, अगर कैंसर स्प्रेड हो तो सबसे पहले स्पाइन में होता है, ठीक है। तो स्पाइन से होता है, फिर बोन में, एंड बोन में एक दफा हो गया तो फिर तब समझो कि पूरी की पूरी बॉडी में ही ये जो सा है ट्रैवल कर जाता है पूरे का पूरा कैंसर, ठीक है। तो इन द मेल्स ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है, तो कैंसर मेल में ज्यादा फैलना आसान होता है, मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है, इसलिए इजी टू गेट द ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन चांसेस कम होते हैं। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो इसमें पेनलेस लंप होता है, इतनी ज्यादा शुरू में पेन नहीं होता, और अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में ज्यादा होता है, और मैंने आपको बता दिया एक्सियल लिम्फ नोड से होता है, इमोबाइल होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो दे आर आल्सो इमोबाइल एंड फिक्स्ड। एंड इनफिल्ट्रेशन, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो पेक्टोरल मसल्स में भी जो साथ में अटैच होते हैं, उधर से आगे भी इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। ज्यादातर ये लंग्स में और ब्रेस्ट में और लीवर में और ब्रेन में और आपकी बोन्स में, तो ये करते हैं। अगर ये आपके निपल से सिक्रीट करवाना शुरू करते हैं एबनॉर्मल, तो उससे पैगेट डिजीज कहते हैं। डायग्नोसिस इसकी सबसे पहले तो यही है कि लंप को खुद ही फील किया जाए, और फीमेल फर्स्ट से पहले खुद ही पेशेंट है वो खुद सबसे पहले फील करेगी या अपनी मदर से। उसके बाद रेगुलर स्क्रीनिंग जिसमें मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी का मतलब हाई रिस्क इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके फैमिली में हिस्ट्री है कि ब्रेस्ट कैंसर की, जिनके दादा और दाद में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो दैट हैज अ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। वैसे तो हर किसी को करवानी चाहिए, लेकिन ये हाई रिस्क है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई। यहाँ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि
हम यहाँ एक्सरे और सिटी स्कैन नहीं करवाते, क्योंकि एक्सरे और सिटी स्कैन में इतना रेडियोल्यूसेंट टिश्यू ये नहीं आता, तो उसका करवाने का फायदा नहीं है। पहली स्टेज में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब उसे लंप फील होगा, तो डॉक्टर ऑफ कोर्स सबसे पहले आपके एक टेस्ट करवाएगा जिसे FANC कहते हैं, जिसे फाइन नीडल एक्सपिरेशन कहते हैं। एक चौड़ी सी नीडल होती है, वो हम ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर से थोड़े 1-2 सेल ले लेते हैं। वो सेल हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, जब देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बाकी जो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स हैं वो एबनॉर्मल होता है, तो हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये मैलिग्नेंट सेल्स है या कैंसर सेल्स है। तो फाइन नीडल एक्सपिरेशन इज आल्सो यूज्ड, एंड फिर उसके बाद हम साइटोलॉजी करवाते हैं। साइटोलॉजी का मतलब हम जो सेल्स होते हैं उनको चेक करते हैं कि उसमें ये मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है। So that is a main way how to get the breast. अब हम इसको, मैं आप लोगों को एक और TNM सिस्टम जरा सा समझा देता हूँ कि कैसे डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये है और ये कैंसर इस स्टेज पर है, ये कैंसर इस स्टेज पर है, ये कैंसर इस स्टेज पर है। तो पूरी दुनिया में ये TNM सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। होता यह है कि जो TNM सिस्टम का मतलब है ट्यूमर साइज, N का मतलब होता है लिम्फ नोड्स और M का मतलब होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है एक ब्रेस्ट कैंसर की कितनी एबिलिटी है कि वो साथ वाले, जैसे ब्रेस्ट के साथ लंग्स भी पड़े हुए हैं, दिल भी पड़ा हुआ है, ऊपर जाओ तो ब्रेन भी है, ठीक है। तो वो कितनी एबिलिटी है। तो ट्यूमर साइज, तो ट्यूमर का साइज कितना है, ये हम इस तरह करते हैं, जैसे T1, T2, T3। अगर लिम्फ नोड इनवाज 2 से 3 लिम्फ नोड होंगे तो हम कहेंगे M3, M2, M3, यानी अगर मेटास्टाइज ज्यादा हुआ होगा तो हम इसे कहेंगे TM4 पे पहुंचा हुआ है, यानी मेटास्टाइज फुल फ्लैज ऑर्गन्स पर वो पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द मेन वे हाउ विल रैंक 0 to 1-4। तो दैट इज द TNM सिस्टम। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। तो इसकी ट्रीटमेंट में जो मेन है, ट्रीटमेंट आपसे थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ, मैं वैसे ही आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो ट्रीटमेंट में मेनली जो सर्जन होते हैं, जो पहला सिस्टम है, जो अगर लंप आ गया है तो एक जनरल असूल है, आपने उस लंप को निकलवाना ही निकलवाना है। देयर इज नो एनी इशू कि डिस्कस करने की बात ही नहीं है, ना निकलवाएं पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर वो लंप नहीं करवाएंगे शायद वो अर्ली स्टेज में रहो, वरना वो फिर आगे जाके मजीद मेटास्टाइज कर जाएगा। अब इसमें 2 किस्म की सर्जरीज होती हैं, एक रेडिकल होती है, एक कंप्लीट होती है। तो रेडिकल मेस्टेक्टमी में होता है, हम फर्स्ट किया एक खास हिस्सा सिर्फ ब्रेस्ट का अपर क्वाड्रेंट इफेक्टेड है, तो सिर्फ हम उसी टिश्यू को रिमूव कर देते हैं और साथ में नोड्स वगैरह भी रिमूव कर दिए। और अगर पूरे फुल इन्वॉल्व है तो पूरा ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करना पड़ेगा। तो पूरा इसको जौन से है कंप्लीट रिसेक्शन कहते हैं, तो ये इसको मेस्टेक्टमी भी कहते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद यहाँ तक जान नहीं छोड़ती, उसके बाद आपको कीमोथेरेपी भी करवानी पड़ती है और रेडियोथेरेपी भी करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर एक कैंसर सेल भी रह गया बॉडी के अंदर तो इट विल डिवाइड इनटू 2 into 4 and 2 into 6 एंड देन अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में जो सबसे ज्यादा रोल है आप लोगों का रोल है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपी एजेंट को ये नहीं पता होता कि कौन सा सेल अच्छा है कौन सा बुरा है, उसने सारे सेल्स को मारना होता है। तो कीमोथेरेपिक पेशेंट जो जिसकी हो रही होती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उसकी न्यूट्रिशन सारी खराब हुई हुई होती है, क्योंकि उसके RBC सेल्स भी मर रहे होते हैं, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स भी मर रहे होते हैं और सारे सेल्स मर रहे होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। So, may I ask questions? Yes. So, are you hearing me now? So, Yes. sir, आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, I can hear you. Thank you, sir. Sir, I have a question. I have to ask you that the tablet that is Sogavan, sir, जो doctors हमें recommend करते हैं, is it good to take or not? Which diet? Sogavan, I think. I don't understand. Which diet?
Sir, this basic tablet is used to make the blood formation in the whole the body. So I have to ask you that this tablet is good to take or not? तो टैबलेट जो आयरन की टैबलेट्स कह रही हैं आप? तो ये ब्लड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं, यानी ब्लड अगर आप में डेफिशिएंसी हो गई है तो ये डेवलप करते हैं। इस टैबलेट को लेने से तो क्या ये गुड है? Of course, tablet, but it doesn't relate to any breast cancer. जो आयरन की टैबलेट्स बहुत सारी बाजार में मिलती हैं, जो टैबलेट हैं जो ब्लड की फॉर्मेशन करती हैं, इवन के इंजेक्शन भी मिलते हैं। आप लोगों को ये भी पता ही होगा, जैसे लोग कच्ची बोतलें भी कहते हैं, जैसे नीलोफर के इंजेक्शन बिफोर प्रेगनेंसी लगाते हैं। लेकिन इसका एक खास असूल है लगाने का, वो ये है कि अगर एचबी बहुत ज्यादा कम है तब आपका जो आपके जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं और जितना भी खून बनता है, ये सारे आपकी हड्डियों के गूदे से बनता है, बोन मैरो। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो आप लोगों ने कभी नली खाई होगी, तो नली के अंदर व्हाइट मादा सा होता है, तो यही हमारे ब्लड सेल्स बनाता है। तो डेफिशिएंसी जो आप लोग कह सकते हैं, तो आप उन्हें टेस्ट करवाया करें जिनमें आयरन और टोटल आयरन है। मतलब एक एचबी का टेस्ट करवाया करें, एक टोटल आयरन, क्योंकि बाज लोगों में आयरन स्टोर ही कम होता है, तो आयरन स्टोर भी साथ में रखेंगे और एचबी भी अच्छी इंप्रूव करेंगे। हाँ, जिसको कैंसर थेरेपी हो रही होगी उसके लिए फायदा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अगर इससे कोई चांस नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर इसको देने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। क्वेश्चन जैसे कि शामीन ने कहा कि ये जो टैबलेट्स हैं, ये जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके मेंसेस डिले हो गए हैं तो उसमें वो रिकमेंड करते हैं और हम ये ले लेते हैं, और ड्यूरिंग मेंसेस भी हम ये ले रहे हैं, तो क्या ये हार्मफुल है या नहीं? हार्मफुल नहीं है अगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। प्रॉब्लम ये होता है कि फीमेल ने एक पर्स या ज्यादातर टैबलेट जितनी भी होती हैं वो 3rd डे ऑफ मेंसेस स्टार्ट कर देनी होती है अंटिल द नेक्स्ट साइकिल, तो नेक्स्ट साइकिल तक। तो अगर आपने उसके दरमियान में ही छोड़ दी है दवाई, या आपने कंटिन्यूसली दवाई लेती रही, आपने लगा कि आपके मेंसेस अच्छे हो गए, नहीं हम और भी अच्छे कर लें, तो देन दे हार्मफुल। 1-2 महीने से कुछ नहीं होता, वही मेरी बात है। अगर ये कंटिन्यूसली हर महीने ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये सालों साल चल रहा है, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। तब आपका जो yes. अगर ऐसा हो कि यानी वैसे मसला ना हो, जब हो यानी हो सकता है कोई 6 मंथ बाद कभी ऐसा हो कि डिले हो जाए और तब हम टैबलेट लें, यानी ब्लड फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर ने कहा कोई भी ले सकता है, ये मेल्स फीमेल यानी जरूरी नहीं है, ताकत की है यानी, तो क्या ये हार्मफुल है कि नहीं? अगर कभी यानी फॉर एग्जांपल 6 मंथ बाद हम ले लें, अगर यानी ठीक नहीं है मेंसेस, तब ले सकते हैं हम, यानी तब कोई इशू तो नहीं है? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रीजन इज दैट कि ये वजह मालूम होनी चाहिए कि मेंसेस क्यों नहीं आ रहे। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा पहले इस चीज को डायग्नोस करेगा कि व्हाई द मेंसेस आर नॉट कमिंग। आपके मेंसेस तभी डिलेड होंगे जब आपके ओवरीज में फॉलिकल्स नहीं बनेंगे। वो चेक कैसे किया जाता है? अल्ट्रासाउंड से। अगर आपके 3 या 4 फॉलिकल्स हर वक्त बने होंगे तो ऑफ कोर्स मेंसेस हर दफा सही आएंगे। आपके मेंसेस तभी रेगुलर होंगे या तो आपका वेट बिलो 30 मतलब बिलो 35 हो, यानी अगर 40 से नीचे एक रेड एरिया शुरू हो जाता है फीमेल के लिए, या आपका वेट बीएमआई बहुत ज्यादा हो, यानी मोर देन 25 हो, तो तब आपके 100% बात है कि मेंसेस हर बंदे के खराब होंगे जिनका वेट बढ़ेगा। आजकल जो फास्ट फूड है इसमें जाहिर बात है जौन से है ये ट्रांस फैट भी होता है और बाकी फैट्स बिल्कुल खतरनाक से होते हैं। तो द वुमेन्स आर, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके मेंसेस के रेगुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी मेन वजह जो उनसे है वो यही खाना पीना, फिजिकल इनएक्टिविटी है। हाँ, आयरन की टैबलेट्स कभी भी ली जा सकती हैं जो ताकत वाली हैं, जो जाहिर बात है मेंसेस के दौरान ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, तो दे कैन टेक एट एनी टाइम एंड बट जो उनसे है जी, ये आयरन की टैबलेट्स जब ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है, तो फिर यानी उसकी वजह से आयरन ऑफ कोर्स आयरन डेफिशिएंसी होगी तो दिल की धड़कन, जब आयरन डेफिशिएंसी एचपी आप में कम होगा तो दिल की धड़कन तेज होगी, दिल की धड़कन तेज होगी तो बाकी पूरे जिस्म पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो a good diet is very important for having the normal menstrual cycle plus physical activity. अगर फिजिकल एक्टिविटी और डाइट अच्छी नहीं होगी तो फिर ये सारी चीजें हैपन होंगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर only 5 minutes are left. काइंडली 1 by 1 क्वेश्चंस करें और बाकी सब अपना माइक ऑफ कर दें। सर मेरा एक क्वेश्चन है।
जी, आई एम लिसनिंग। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आई एम लिसनिंग यू। सर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपने बताया था, वो अगर 1 मंथ के बाद हो, मतलब कि मोस्टली ज्यादातर 1 मंथ के बाद हो और सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए रहे, सिर्फ कम अरसे के लिए, तब भी इस तरह का कोई रिस्क हो सकता है? आप ब्रेस्ट कैंसर का कह रही हैं? ब्रेस्ट कैंसर यस रिस्क? सर, यस सर। ओके। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एज डिफाइन है वो 28 से मतलब नॉर्मली 28 डेज होती है। अगर वो 4 दिन ऊपर भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर 6 या 7 दिन भी रहे, हम इसको टैम्पून से नापते हैं तो इसमें मेनली यही होता है कि मोर देन 80 ml ब्लड। तो अगर जो डॉक्टर्स पूछते हैं, वैसे हम लोग ये पूछ लेते हैं कि आपने सारा दिन में पैड कितने यूज किए, अगर उन्होंने बहुत ज्यादा पैड यूज किए इसका मतलब है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, और अगर ज्यादा दिन तक रही है तो इसका मतलब ब्लीडिंग भी ज्यादा है। अगर 1-2 दिन तक रही है तो इसका मसला नहीं है, 3 दिन तक, लेकिन अगर ना आए तो फिर। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा दिन तक बहुत ज्यादा रहे और तो फिर अगर ज्यादा दिन तक 5 रहे minutes तो left. ये मसला होगा। ब्रेस्ट कैंसर का चांस है, देयर इज अ चांस, इट डजंट मीन दैट यू विल हैव द ब्रेस्ट कैंसर, बट देयर इज अ रिस्क फैक्टर अगर हर Sir, दफा I ही have a ऐसा हो। last. सर Sir, I have a इसके Excuse अलावा me, last कोई sir. और क्वेश्चन था? Excuse me, sir. यस, Sir, we have only last 5 minutes left. ओके, आस्क द Sir, I have क्वेश्चन। only a last question. That is सर basically, सर हमें डाइट कौन सी लेनी चाहिए? अगर हमें लगता है that we are having a breast cancer, that what the diet should be prevented in this case? और हमें normally अपनी डाइट के रखनी चाहिए that we are safe from all the diseases. नॉर्मली सेफ फ्रॉम ऑल द डिजीजेस का सर तो एक ही boiled ज्यादा। chicken तो boiled chicken that we are well aware of it कि हमें ये नहीं खाना. That second thing is इसके अलावा कौन-कौन सी चीजें ऐसी आती हैं जो the female should avoid in this all cases. पर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें कौन सी चीज अवॉइड करनी है और कौन सी चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है फ्रूट्स के देखिए, अलावा. मैं जानता है न्यूट्रिशन के लेक्चर्स भी बहुत सारे दिए हैं और मैंने आई हैव स्टडीड अ लॉट, और बहुत सारे मैं जौन सा है एक हार्ट फेलियर क्लिनिक भी चलाता हूँ कार्डियोलॉजी में, और वहाँ मेरी जो हार्ट फेलियर के न्यूट्रिशन है उनको बहुत ज्यादा जौन से सारे पेशेंट जितने भी मेरे पास 100 जितने भी हों डेली, उनको मैं बताता भी हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ, उनका हार्ट फेल भी कंट्रोल करते हैं। द मेन थिंग इज दैट व्हिच आई सर्च आउट के जौन सा है एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट शुड बी बैलेंस, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, फिर प्रोटीन हो और फैट सबसे कम हो। जितने फैट कम होंगे, गुड फैट होंगे, उतने। सिर्फ ये लेना काफी नहीं है, उसके साथ आप लोगों को पता है आप लोगों की डेली रिक्वायरमेंट जो से है विटामिन डी की 400 IU यूनिट्स है। आप में से कौन 400 ले सकता है? पाकिस्तान जो मुल्तान में जो यूवी रेज आती हैं उनसे विटामिन डी आपकी स्किन में तो बनता ही नहीं है, 0% है। ठीक है, विटामिन डी के बॉडी में बहुत ज्यादा रोल्स हैं इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट कैंसर। अगर एक वुमेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, मुख्तलिफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुई हुई है, तो उसको शी हैव द मोर चांस टू गेट ब्रेस्ट कैंसर। अब विटामिन डी कहाँ से लिया जाए? आप डेली 2-2 3-3 अंडे तो खा नहीं सकते। सालमन फिश यहाँ मिलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन फूड तो ले नहीं सकते, समंदर के पास हम है नहीं, ऐसा मुल्क है नहीं कि हमारे पास यहाँ समंदर है या कुछ है। ठीक है, तो सालमन फिश की स्किन के अंदर थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो इसका ये हल ये है कि आप लोग तकरीबन हफ्ते में एक दफा विटामिन डी के कैप्सूल जरूर लिया करें। अगर विटामिन डी के कैप्सूल लेंगे तो इट विल रेगुलेट योर कैल्शियम, योर आयरन, सर योर आप होल ऑफ रिकमेंड द बॉडी। करते हैं कौन से लेने चाहिए? यस, for the women. विटामिन डी जोन से है बाजार में एक 2 लाख के भी कैप्सूल मिलते हैं, 2 लाख यूनिट्स के, जो महीने में एक दफा खाने पड़ते हैं। एक 50,000 जो हफ्ते में एक दफा खाने पड़ते हैं, डैन डी के नाम से आते हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको ये भी पता होगा कि कोविड का पीरियड चल रहा है। कोविड में अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा स्टडी हुई है तो जिसका सबसे ज्यादा कहा गया है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो विटामिन डी है। एंड द सेकंड इज दैट यू शुड अवॉइड द फैट जो सा है वो हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। हमें अच्छा फैट लेना चाहिए जो कि इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड तो काफी ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, लेकिन ओमेगा 6 बहुत कम चीजों में पाया जाता है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट वॉलनट्स है, वॉलनट्स, अखरोट। तो आप लोगों को एक बेसिक डाइट ऐसी लेनी चाहिए जिनमें आप रोजाना सुबह होकर अखरोट भी खाएं, 4 अखरोट खा लें,
जरूरी नहीं 10-12 खाने, आप 4 अखरोट खाएं, हफ्ते में एक दफा विटामिन डी लें, थोड़ी बहुत रोजाना अपना टाइम एक्सरसाइज का निकालें, और लेट नाइट सोया ना करें। अपना तो मैं बताऊं कि आप जब लेट नाइट नहीं सो लेंगे तो आपका जो मेलाटोनिन है वो सही तरीके से एक्शन में नहीं आएगा, ना वो ज्यादा अपने लेवल पे अचीव कर पाएगा, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का भी, और आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज है जो आजकल फीमेल्स करती हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द Excuse मेन me, कॉज sir. ऑफ यस एक्सक्यूज मी सर, सर मीटिंग एंड होने वाली है, ओके हमें जल्दी वाइंड अप करना चाहिए। क्वेश्चन है। Thank you so much, sir. एक्सक्यूज मी सर, यस सर आपको मेरी आवाज Okay. आ रही है? Yes, I think meeting is about to end. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन, Okay, I would like to thank Dr. Atif Bilal for giving us such an informative session on the topic of breast cancer. I am really obliged to Ms. Ari Jataria, the founder, Sir Usman, the CEO, and Ms. Tasbih Irfan, the director of HSN Nutrition Wing, for arranging such an amazing webinar. And also thanks to all of you for your honorable presence. Your certificates will be sent to you on the WhatsApp group within a few days. Thank you so much, guys. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.